नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। संविधान खतरे में है, यह शब्द और यह नारा आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में खूब सुना होगा। पूरे विपक्ष ने एक लाइन पकड़ी थी कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में फिर से आए तो भारत का संविधान बदल जाएगा, संविधान खतरे में है। संविधान की लाल प्रति लहराते हुए कई भाषण आपने राहुल गांधी के, अखिलेश यादव के और तमाम विपक्षी नेताओं के सुने होंगे। चुनाव हुए, नई सरकार बनी, लेकिन भारत का संविधान तो सुरक्षित है। लेकिन अब बांग्लादेश का संविधान जरूर खतरे में है। जी हां, मेरे हाथ में बांग्लादेश के संविधान की जो उसका पहला पृष्ठ है, उसका जो कवर पेज है वो मेरे हाथ में है। और बांग्लादेश का यह संविधान इस वक्त खतरे में है। बांग्लादेश में हम लगातार देख रहे हैं, वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं कि वहां पर हिंदुओं को घरों में घुसकर उनको वहां से निकाला जा रहा है। हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं लगातार, हिंदू लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हिंदुओं को यह धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि अपना मजहब बदल लो, वरना बांग्लादेश छोड़ के चले जाओ, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। कल तो बांग्लादेश की पुलिस ने बाकायदा इस्कॉन को एक आतंकवादी संगठन करार दिया। सोचिए, इस्कॉन को, दुनिया भर में धर्म का, शांति का प्रचार करने वाले इस्कॉन को बांग्लादेश की पुलिस ने कह दिया कि ये जय श्री राम बोलते हैं और ये आतंक फैलाते हैं। इस्कॉन को आतंकवादी संस्था घोषित कर दी गई। आज भी मैंने वीडियो देखा, बांग्लादेश के अंदर जिहादियों की भीड़ सड़कों पर निकली हुई है और बांग्लादेश में नारे लगाए जा रहे हैं कि हिंदुओं, तुम्हारे मंदिर तोड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे। वहां पुलिस और सेना इस वक्त खुद जिहादियों के साथ मिलकर हिंदुओं को घरों से घुसकर निकाल रही है, मारपीट कर रही है। इसके कई प्रमाण के वीडियो मौजूद हैं। और अब खतरा संविधान पर है, बांग्लादेश के संविधान पर है, क्योंकि बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने यह ऐलान कर दिया है और इसके लिए बाकायदा कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह मांग की जा रही है, यह मांग नहीं बल्कि ये कदम उठाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के संविधान के अंदर जो सेकुलर शब्द है उसको निकाल बाहर कर दिया जाए। यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में 90% मुस्लिम आबादी है, इसलिए वहां पर सेकुलरवाद की कोई जरूरत नहीं है। 90% मुस्लिम आबादी है, इसलिए बांग्लादेश को इस्लामी मुल्क होना चाहिए। अब आप कहेंगे, भारत का इससे क्या रिश्ता है? बहुत सारे लोग कहते हैं जब हिंदुओं को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका नरसंहार हो रहा है, तब भी बहुत सारे भारत में लोग कहते हैं तो बांग्लादेश है, इससे हमें क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक है, बांग्लादेश है, भारत का पड़ोसी है। लेकिन आज मैं आपको बांग्लादेश से सीधा झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों में ला रहा हूं। इसलिए ला रहा हूं क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों में जो कुछ हो रहा है वो एक खतरे की घंटी बजाता है। हालांकि भारत में जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था तो भारत में कई विपक्षी नेता, कई जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, कई सो कॉल्ड किसान नेताओं ने खुलेआम ऐलान किया था कि भारत को भी बांग्लादेश जैसा बनना चाहिए, भारत में भी तख्ता पलट होना चाहिए। लेकिन वो जो करने की कोशिश कर रहे थे, कहने की कोशिश कर रहे थे, उसका संबंध तख्ता पलट से था। लेकिन भारत को भी बांग्लादेश के रास्ते पर ले जाने की क्या एक सोची समझी साजिश है? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि भारत में घुसपैठ जो है वो एक बड़ा खतरा इन चुनावों में, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में घुसपैठ, फतवे, वोट जिहाद, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और इस घुसपैठ, फतवे, वोट जिहाद के खिलाफ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा लग रहा है। और घुसपैठियों से बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि घुसपैठियों के कारण झारखंड की भी डेमोग्राफी बदल रही है। इस बात के प्रमाण हैं, झारखंड की उच्च न्यायालय में मामला उठ चुका, संसद में उठ चुका, और अब रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि मुंबई की डेमोग्राफी बदल रही है, तेजी से बदल रही है, महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बदल रही है इन घुसपैठियों के कारण। और ये घुसपैठिए इस वक्त वोट जिहाद का एक बड़ा हिस्सा बने हुए हैं। और इस बात को ध्यान रखिए, जब मैं बांग्लादेश के साथ आज भारत की बात कर रहा हूं तो इसका कंटेक्स्ट समझना बड़ा जरूरी है। कंटेक्स्ट यह है कि अगर भारत की भी डेमोग्राफी बदली तो अगर डेमोग्राफी बदलेगी
तो डेमोक्रेसी भी बदलेगी। डेमोग्राफी बदलेगी तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, और जिस दिन डेमोक्रेसी नहीं रहेगी उस दिन भारत में न सेकुलरिज्म बचेगा न संविधान बचेगा। इसलिए घुसपैठियों के खिलाफ, वोट जिहाद के खिलाफ आवाज उठाना आज जरूरी है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है, कांग्रेस के नेता तो ओपनली खुलकर कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो घुसपैठियों को सस्ते दर पर गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। सोचिए, सस्ते दर पर घुसपैठियों को गैस का सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये घुसपैठिए वोट बैंक हैं। और दो टूक में आज इसी पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, इसी मुद्दे को उठाना चाहता हूं, क्योंकि भारत को अगर बचाना है, भारत को बांग्लादेश नहीं बनाना है, तो घुसपैठियों को भगाना है और घुसपैठियों को नहीं बचाना है। पर कौन लोग हैं जो घुसपैठियों को बचाने के लिए वोट जिहाद की बात कर रहे हैं? ये सब चर्चा करेंगे आज दो टूक में। इससे पहले आगे बढ़ूं, आइए जरा देखिए बांग्लादेश से लेकर भारत तक क्या हो रहा है, सुनिए जरा। कटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिए देखा जाएगा, तो ना कोई और चीज देखा जाएगा। कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे, और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। जाति को आपस में लड़ा करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को, आपकी जमीनों को कब्जा करवा करके आपके संसाधनों पर लूट खसोट करवाएगी। और इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बटे थे बहनों और भाइयों, तो अयोध्या का प्राण छेड़ना पड़ा था। बटे थे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। बटे थे तो काशी में अपमान झेलना पड़ा था। तो ये आपने देखा किस तरह से जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, कुछ रिपोर्ट्स दिखाई, बांग्लादेश की कहानी सुनाई, और साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में इस वक्त जो चल रहा है वो भी सुनाया। खुलेआम ये कहा जा रहा है कि घुसपैठियों को भी सस्ते दर पर सिलेंडर दिए जाएंगे। वो घुसपैठिए जिनको निकालने की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये घुसपैठिए डेमोग्राफी के लिए खतरा है, और डेमोग्राफी अगर बदली तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, संविधान नहीं रहेगा, सेकुलरिज्म नहीं रहेगा। इसी पे चर्चा करेंगे। आज 4 मेहमान मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं आरपी सिंह जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपी सिंह जी। मेरे साथ तारिक खान जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तारिक खान जी। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, कांग्रेस के राजनीतिक विश्लेषक, समाजवादी और राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं। मेरे साथ मोहम्मद अफजल जुड़े हुए हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। शुरुआत सैयद जवाद आपसे कर रहा हूं। घुसपैठियों को भी सस्ते दर पर गैस का सिलेंडर, बहुत बड़ा दिल है कांग्रेस का, ये तो मानना पड़ेगा कि आओ घुसपैठी, आओ बढ़ो, भारत में बसो, वोट बैंक बनो और उसके बाद सस्ते सिलेंडर लो। ये कौन सी राजनीति का नया चैप्टर खोला है? सैयद जवाद की आवाज दीजिए। जी अशोक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान जी। और आज ही के दिन देश
ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के दिन मैं ख़राज अक़ीदत पेश कर सकता हूँ और आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देखिए क्या है, राजनीति के अंदर कई बार शब्दों को पकड़ करके और उसको रबड़ की तरह खींच करके खबर बनाना, ये आजकल एक अपना जो है नए तरीके का ट्रेंड चल चुका है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करते हैं। कई दफा उनके जो चरण चुंबक लोग होते हैं, जो उनकी भाषा में आकर के सरकार के तरीके से एक बात को जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी बहरहाल इसके देखिए क्या है, घुसपैठियों को तो सिलेंडर देने की बात नहीं थी, लेकिन हाँ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रही है और उस विशेष वर्ग को लेकर के वो पक्षपात कर रही है। अब सैयद जवाद, ठीक आपने बयान सुना नहीं क्या? आज कान की मशीन नहीं है। हाँ वो भारतीय जनता पार्टी का अपनी सुविधा से सुनेंगे, सब कुछ अपनी सुविधा से सुनेंगे, जो चाहेंगे सुनेंगे, जो चाहेंगे वो कान से निकाल देंगे। गुलाम अहमद मीर कौन है ये बताइए, आपको तो जानकारी हो। एक गुलाम अहमद मीर कौन है? सैयद जवाद, कौन है गुलाम अहमद मीर? गुलाम अहमद मीर साहब जो है कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं। उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान झारखंड के प्रभारी हैं, ठीक है, झारखंड के प्रभारी हैं और आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुनिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसका मतलब समझते होंगे कि कोई अगर प्रभारी है तो कितना, मतलब आप चरण चुंबक बनिए, चरण चाटिए, इतना भी मत चाटिए कि जो नेता कह दिया उसके बाद भी उसको चाटे जाएंगे। इतना तो कलेजा रखिए ना कि चाटिए, चरण चाटिए, जिसके चरण चाटने खुलकर चाटिए, लेकिन इतना कलेजा रखिए कि अगर कोई घुसपैठियों को लेकर बयान दे तो कहिए बयान गलत है, घुसपैठियों को धक्के मार के निकालना चाहिए, यह बयान वापस लेना चाहिए। और यह भी बता दूं, सुबह से लेकर शाम तक हो गई है, कांग्रेस की ओर से इसका खंडन नहीं आया कि चमड़े की जबान फिसल गई थी, किसी ने नहीं कहा। इसीलिए जो है इतने चरण चुंबक मत बनिए कि जो बयान है उसको कहिए हाँ आप डिफेंड करें। कांग्रेस डिफेंड नहीं कर रही, आप कांग्रेस से बड़े चरण चुंबक बन गए। कांग्रेस डिफेंड नहीं कर रही कि हमने गलती से कह दिया था, आप यहां आके कह रहे गलती से कह दिया था। बोलिए। नहीं देखिए, जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश की जा रही है भाई, उनका बयान एक बार फिर सुनवाऊं? अरे एक मिनट रुकिए, मैं अपनी टीम को अनुरोध कर रहा हूं, एक मिनट रुकिए, मैं अपनी टीम को अनुरोध कर रहा हूं कि सैयद जवाद ने वो बयान जो है चरण चुंबक की तरह सुना था। चरण चुंबक लोग तोड़ मरोड़ कर सुनते हैं, चीजें अपनी सुविधा से सुनते हैं, तो मैं उनकी सुविधा के लिए इस बयान को एक बार फिर चलवा दूंगा ताकि किसी चरण चुंबक को ये गलतफहमी ना रहे कि ये बयान तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। उनके शब्दों में दिखाऊंगा, उनके शब्दों में सुनवाऊंगा। बोलिए। हो गया अशोक भाई, अब हमको मौका दे दिया, अब आप मौका दे रहा हूं, आप कलेजा रखिए, दम रखिए, कहिए कि बयान गलत है। अरे ये बहुत बड़ा कलेजा है, कलेजा बहुत बड़ा, सबको संभाले। बोलिए बयान गलत है। लीजिए दूसरी सबसे बड़ी बात, नहीं मैं तो फिर कह रहा हूं, तोड़ मरोड़ करके दूसरी नहीं, दूसरी बात पे आइए, पहली बात कहिए, ये जस्टिफाई है बयान? मैं कह रहा हूं उनके बयान को, उनके बयान का इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन क्या मतलब होता है? घुसपैठियों को भी 450 रुपए, ये उनका बयान है, इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है इसका? मुझे समझाइए, कौन सी भाषा में इंटरप्रिटेशन समझाएंगे? एक मिनट सैयद जवाद, हिंदी मुझे आती है, एक मिनट सैयद जवाद, हिंदी मुझे आती है, उर्दू में समझ लेता हूं, अंग्रेजी में समझ लेता हूं, किसी और भाषा में इंटरप्रिटेशन कर दीजिए इसका कि घुसपैठियों को भी 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। इंटरप्रिटेशन कैसे हो गया, मुझे समझाइए। अब आप सुन लीजिए, उन्होंने पूरे लफ्ज क्या थे, बिना भेदभाव के, बिना किसी को ये देखे कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, और जिनको भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए क्या है इस देश में? कह रही है हिंदू मुसलमान तो ठीक है, परंतु घुसपैठिए क्या है? घुसपैठिए कौन सा धर्म है या कौन सी जाति है? हिंदू मुसलमान तो ठीक है, आपने हिंदू मुसलमान के लिए मंजूर है, परंतु घुसपैठिए कौन सी जाति या कौन सा धर्म को बिलोंग करते हैं? गुलाम सुनिए, गुलाम अहमद मीर अगर चाहते, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, गुलाम अहमद मीर अगर चाहते तो ये कह सकते थे कि हिंदू को नहीं देखेंगे, मुसलमान को नहीं देखेंगे, बौद्ध को नहीं देखेंगे, ईसाई को नहीं देखेंगे, आदिवासी को नहीं देखेंगे, किसी को नहीं देखेंगे। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हिंदू नहीं देखेंगे, मुस्लिम नहीं देखेंगे, घुसपैठिया नहीं देखेंगे। अब ये घुसपैठिया का शब्द उनके दिमाग में कहां से आया? क्यों उनको हिंदू मुसलमानों के साथ घुसपैठियों को जोड़ना पड़ा? और ये जो घुसपैठियों को जोड़ा, इसका एकमात्र कारण है ये घुसपैठिए वोट बैंक हैं।
इसका इंटरप्रिटेशन कोई दुनिया का कोई माइका लाल मुझे इसका इंटरप्रिटेशन बताया और क्या हो सकता है? भाई अशोक भाई सुनना है, मुझे बुलाया अगर आपने सुनने के लिए। अरे सर आपको सुनना चाहता हूं, एक मिनट सैयद जवाद, आपको सुनना चाहता हूं, आप इसी बात पे रहिएगा और इस बात को मुझे समझाइए, इंटरप्रिटेशन आपको समझाइए। आपको पूरा 1 मिनट बिना रोक टोक के देता हूं, इसका इंटरप्रिटेशन मुझे बताइए किसी और भाषा में, अरबी में, फारसी में, किसी और भाषा में मुझे इसका इंटरप्रिटेशन बताइए क्या हो सकता है। मैं और बता दे, आपने मैनिफेस्टो से देखा होगा कांग्रेस पार्टी का झारखंड के अंदर, देखा है ना? उस मैनिफेस्टो के अंदर चीजें जो हैं वो क्लियरली तौर पे लिखी हुई हैं कि गैस का सिलेंडर सभी को दिया जाएगा बगैर बिना पक्षपात करके, सस्ते दामों पे मिला जाएगा। उसके बाद जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे महिलाएं की योजनाएं हो गई, चाहे किसानों की ऋण माफी की योजनाएं हो गई, चाहे आप देख लीजिए और योजनाएं हो गई, सबको बराबरी का हक और हकूक दिया जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। उसमें जो लफ्ज उन्होंने कहे वो इस कार्ड में कहे कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष वर्ग के लोगों को जानबूझ करके जो है वो घुसपैठिया कहे जा रही है, जिस बात को लगातार निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीन चला रही है। हालांकि अभी तक कहीं से कोई साबित नहीं हुआ, ये बात का मतलब था। अब आ जाता हूं, हो गया आपको बिना रोके टोके आपको 1 मिनट बिना रोके टोके आपको मैंने समय दिया। अब मेरी बात सुनिए, आपका घोषणा पत्र जो है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा। घोषणा पत्र में आप घुसपैठिए लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर घोषणा पत्र में घुसपैठिए लिख देंगे ना तो चुनाव आयोग के अंदर वो जाएगा और आपकी पार्टी का जो पूरा का पूरा है ना स्ट्रक्चर, उसके ऊपर खतरा आ जाएगा, पार्टी की जो है मान्यता पर खतरा आ जाएगा अगर आपने ये लिख दिया। तो ये सब चीजें लिखी नहीं जाती घोषणा पत्र में, ये सब चीजें कही जाती हैं, घोषणाएं की जाती हैं, पब्लिक में की जाती हैं। और मालूम है क्यों की जाती है, ये भी समझिए। क्योंकि ये देखिए, ये मेरे हाथ में फतवा है और इस फतवे में साफ तौर पर, यह फतवा जो है जमीयत उलेमा जिला लोहरदगा का पैगाम है, इस फतवे में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि जो लोग घुसपैठियों के नाम पर डरा धमका रहे हैं उनको वोट नहीं करना है। घुसपैठियों के नाम पर डराने धमकाने वालों को, तो एक तरफ यह फतवा कहता है कि घुसपैठियों के नाम पर डराओ धमकाओ नहीं, तो घुसपैठियों के वोट चाहिए, तो फिर क्या करना है, तो उनको घुसपैठियों के नाम पर डराना धमकाना नहीं है, उनके नाम पर सिलेंडर देना है, सिलेंडर 450 रुपए का। इसलिए आज ये ऐलान किया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डेमोग्राफी को खतरा है और डेमोग्राफी नहीं होगी, डेमोग्राफी बदलेगी तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। ये बांग्लादेश से सबक लेने की जरूरत है। आरपी सिंह जी, ये क्या इंटरप्रिटेशन है? रुकिए, आपने 1 मिनट बता दिया कि घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि भैया घोषणा पत्र में नहीं लिखा, पब्लिक में बोल दिया, इंटरप्रिटेशन उसका करते रहिए। अब आप नहीं, झारखंड की जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो लगभग 70% थी, आज कम रहकर 37% रह गई और इन्हीं घुसपैठियों के चलते हो गई है वो, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से लोभ लालच देकर शादियां करी और शादियां कर कर बाद में धर्म परिवर्तन करा और बाद में ट्राइबल्स की ज़मीन हड़पी, ये है चिंता। और ये डेमोग्राफी नहीं बदल रहा, ये कल्चर भी बदलेगा। ये कल्चर बंगाल में हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देखा होते हुए, हमने केरल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देखा ये कि जहाँ पर ये तय करते हैं कि आज यहाँ पर दुर्गा पूजा का विसर्जन का जो जुलूस है, जब दुर्गा विसर्जन नहीं होगा तो नहीं होगा, आज हमारा कानून चलेगा, हम तय करेंगे ये क्या होगा। वहाँ पर शरीयत, उनके मंत्री कहते हैं वहाँ पर बंगाल के अंदर कि बंगाल के अंदर शरीयत चलेगा। वहाँ पर महिलाओं के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाता है, जिस प्रकार से पब्लिक फ्लॉकिंग की जाती है महिलाओं के साथ बंगाल के अंदर, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कहते हैं ठोक कर मंत्री वहाँ के सरकार के कि हाँ हम शरीयत लागू कर चुके हैं। यहाँ पर ये होने वाला है, ये कुछ कुछ जगहों पे इसके कुछ कुछ लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। और कैसे बोल सकते हैं, एक सेकंड जी, कैसे बोल सकते हैं, नारे लगते थे मस्जिदों से और सारे के सारे कश्मीरी पंडित बाहर निकाल दिए गए, वो इसी कारण से कि आपके मन में था कि हमको ये करना है। और ये मुसलमान हिंदू का शब्द नहीं है, ये घुसपैठिया वर्सेस है। पर वो ये क्या कह रहे हैं सैयद जवाद, ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग एक समुदाय को निशाना बनाते हो जब आप ये सब राजनीति करते हो, जब आप घुसपैठियों के नाम पे जब राजनीति करते हो, क्योंकि घुसपैठियों को लेकर के राजनीति अगर होती है चुनाव में, क्यों घुसपैठियों को लेकर तो इनको बोलिए सैयद जमात साहब अपने घर का पता भेजो, मैं भेजता हूँ 10-12 घुसपैठी आपके घर पे, एक को ड्राइंग रूम दे दो। नहीं, ये तभी होगा ना, एक को ड्राइंग रूम दे दो, एक को बेडरूम दे दो, एक को घर का कोई और कमरा दे दो। अरे अपना
अपना हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है। इशू है कि बाहर से जो आया है, जो आपके ज़मीन हड़प रहा है, आपके बहू बेटियों के साथ ज़बरदस्ती शादी कर रहा है, लालच लेकर लोभ लेकर शादियां कर रहे हैं, और बाद में आपका पूरा पूरा कल्चर बदल रहे हैं। ये जिसने इतिहास पढ़ा हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सबके सब जो ईस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पर इसी प्रकार से बदल हुआ, और आज वो पूरे का पूरे देश बदल गए। इसलिए सुनो दोस्त, आराम से कर रही है, हमारी कल्चर को भी खतरा है। जवाब इनकी बात पूरी हो जाए फिर आपको मौका दे रहा हूँ। हमारी कल्चर को भी खतरा है, और हमारे पूरे का पूरा जो डेमोग्राफी है, जहाँ एक डेमोग्राफिक बैलेंस है, उसको भी खतरा है। ये जो आज बांग्लादेश के अंदर कह दिया गया ना कि सेकुलर शब्द बाहर निकाल दो, 22% हिंदू थे वहाँ पर, 22%, कुल 6 कुछ परसेंट रह गए हैं, वो भी पता नहीं गिनती के बचेंगे नहीं बचेंगे। अब वहाँ पर देखा ना हमने सीन, उन नज़ारे देखे हमने, यहाँ पर पानी के अंदर, नदी के अंदर खड़े रहे घंटों कि हमें शरण मिल जाए। हिंदुओं को वहाँ से धकेल दिया गया, शरण देने के लिए घंटों पानी के अंदर खड़े रहे कि हम नदी पार करकर दूसरी तरफ चले जाए। ओके, हाँ बोलिए सैयद जवाद, रिस्पॉन्ड मिलेगा नहीं मिले। बोलिए। पहली चीज जो ये बात कर रहे हैं, इनका एक नारा था अशोक भाई, बटेंगे तो कटेंगे। मैंने उसमें एक शब्द और जोड़ा है, बटेंगे तो कटेंगे और नौकरी मांगने वालों को कुटेंगे। ये आगे की विचारधारा जो है भारतीय जनता पार्टी की हो गई, जिस तरीके से यूपीएससी छात्रों को उठाई हुई है, और जिस तरीके से यूपीएससी के छात्रों को नौकरी मांगने वाले। सैयद जवाद, शांता, एक मिनट आरपी सिंह जी रुकिए। सैयद जवाद सुनिए, एक मिनट। मेरी डिबेट में मैं जानता हूं मैंने आपसे पहला सवाल मुश्किल पूछा, इसलिए अब आप विषय पर नहीं रहेंगे। मेरा विषय आप लोगों को बताया जाता है, ठीक है अशोक भाई? 10 सेकंड और दे दीजिए। नहीं, 10 सेकंड इसी विषय पे बोलना है कि कहीं और की कहानी बतानी है? बेरोजगारी पर, पेट्रोल के दाम पर बोलना है तो बताइए, 20 सेकंड दे देता हूं। बेरोजगारी, पेट्रोल के दाम, नोटबंदी, सब पे बोल लीजिए। नौजवानों देख लो भाई, तुम्हारी आवाज ही उठा विषय छोड़कर, हाँ नौजवानों को भड़काइए, नौजवानों को कह दीजिए, नौजवान अशोक श्रीवास्तव आपकी आवाज नहीं उठाने देता, अशोक श्रीवास्तव को लिंच कर दो। बोलो नौजवानों को, बोलो अशोक श्रीवास्तव को लिंच कर दो, तुम्हारी आवाज नहीं उठाने देता। ये आपका अगर सैयद जवाब सुनिए, 1 मिनट। आपको नौजवानों की इतनी चिंता है ना, सुनिए, नौजवानों की इतनी चिंता है तो शाहीन बाग में एक आप बना लेते हैं अपना मंच, और वहां पे भाषण दीजिए। सीए के खिलाफ तो शाहीन बाग में मंच बना लिया था ना, तो अब नौजवानों के लिए भी मंच बना लीजिए। किसने रोका आपको? आप मंच बनाएंगे नहीं, मेरे यहाँ का आप भाषण देंगे। भाषण देना तो कहीं और जाइए, नौजवानों की आवाज उठाएंगे। नहीं, सवाल उठाना तो जाइए ना। मैं नौजवानों अब अच्छा, नौजवानों पे बात करना चाहते हैं, नौजवानों पे बात करना चाहते हैं तो सुनिए, नौजवानों पे बात करना चाहते हैं तो सुनिए, यूपीएससी के छात्रों के नौजवानों पे बात करनी है तो सुनिए। सैयद जवाद, टिस की रिपोर्ट है, आवाज बंद कर दीजिए सैयद जवाद की, सुनिए। टिस की रिपोर्ट है, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 40% नौजवानों की नौकरियां घुसपैठिए ले रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट है, 40% युवाओं की नौकरियां घुसपैठिए खा रहे हैं। अब बोलिए जरा, घुसपैठियों के खिलाफ बोल के दिखाइए, बोलिए, चलिए, नौजवानों की नौकरियां खाने वाले घुसपैठियों के खिलाफ कितना दम है? बोलिए सैयद जवाद, आवाज दीजिए सैयद जवाद की, बोलिए। आवाज दीजिए। देखिए, नौजवानों की आवाज पे तो मेरी आपने आवाज दबाती, लेकिन घुसपैठियों को लेकर के मेरा स्टैंड सुन लीजिए। मैं तो साफ बोलता हूं कि अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो हमारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जिनके पास बीएसएफ है, जिनके पास सीआरपीएफ है, जिनके पास आर्मी है, जिनके पास पुलिस का भी कंट्रोल करता गृह मंत्रालय है, अगर घुसपैठी आ रहे हैं तो केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है वो घुसपैठियों को आने से रोक नहीं पा रही। दूसरी, आपने बांग्लादेश के विषय पर बात करी, बहुत अहम मौजू है, और ये आपको बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वहां के अटॉर्नी जनरल का कि इसमें सेकुलर शब्द हटा देना चाहिए। ऐसी ही अपील जरा सोचिए, कहीं सुब्रमण्यम स्वामी और कुछ भारतीय जनता पार्टी के वकीलों ने भी बहस करी थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसमें से जो है सेकुलर लफ्ज अपने देश के, भारत के संविधान में से हटा देना चाहिए।
ये आपने नहीं बताई, ये कहाँ की बात? हाँ, ये मैं बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आपने, मैं आपको बता, अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया, शुक्रिया आपका, आपने मुझे याद दिलाया। एक मिनट आरपी सिंह जी आ रहा हूँ, रावण की ऐसी क्यों से आकर आप एक मिनट सर, निजी छोड़ दीजिए सर, मेरे पास बड़े तथ्य हैं, मैं उन पर बात कर लेते हैं, निजी तौर पर वो हंसे, नाटक करें, एक्टिंग करें, वो छोड़ दीजिए। मैं आपको याद दिला देता हूं, बिल्कुल आपने सही कहा, सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका लगाई थी कि सेकुलरवाद शब्द निकाल दिया जाए, वो सेकुलरवाद शब्द जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में नहीं था, जिसको इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर देश के तमाम संवैधानिक राइट्स खत्म करके उसको जोड़ा था इंदिरा गांधी ने। बाबा साहब अंबेडकर का जो ओरिजिनल संविधान था उसमें सेकुलर शब्द नहीं लिखा था, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान होना चाहिए, इंदिरा गांधी का संविधान नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने सेकुलर शब्द को हटाने के लिए कहा। ठीक है, ये एक मिनट हो गई पूरी बात, एक मिनट, आवाज नीचे करिए, आवाज नीचे। दूसरी बात जो आपने कहा वो मैं आरपी सिंह से पूछूंगा और उसके बाद मैं जाऊंगा बाकी दो मेहमानों के पास, लेकिन उसके पहले एक बात सैयद जवाद की सवाल का जवाब दे दूं। ठीक कह रहे हैं सैयद जवाद, अगर बॉर्डर से आ जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, इसमें केंद्र सरकार से सवाल बिल्कुल पूछे जाने चाहिए, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन एक बार जब आ जाते हैं तो उनको दामाद बनाकर पालिए मत, किसी को मत, कोई मत पालिए, उनको वोटर मत बनाइए, उनको गैस के सिलेंडर मत दीजिए, उनको मुफ्त राशन मत दीजिए, उनको पैसा मत दीजिए, उनके वोटर आईडी कार्ड मत बनाइए, उनके आधार कार्ड मत बनवाइए, ये दामाद बनकर पालना उनको बंद कर दीजिए। बाकी आप जिस दिन आप लोग पालना बंद कर देंगे उस दिन केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा कि अकेले इनकी जिम्मेदारी है। आज केंद्र सरकार की जिम्मेदारी यहां बनती है कि बॉर्डर में घुस गए, उसके बाद आप लोगों की जो है आवभगत शुरू होती है, दामाद की तरह घुसपैठियों को पालने की आदत शुरू होती है। इससे परहेज कीजिए, अगर जिस दिन इससे परहेज करेंगे उस दिन पूरा का पूरा जो ठीक रहा है केंद्र सरकार के माथे पर फूटेगा। लेकिन आज आप भी बराबर के दोषी हैं। आरपी सिंह जवाब दीजिए। चलिए, केंद्र सरकार की अगर जिम्मेवारी है तो चलिए हमारा साथ दीजिए सीए के मामले में, बोलिए ना कांग्रेस पार्टी को और बाकी पार्टियों को बोलिए कि सीए के हमारे साथ पक्ष में है, ताकि हम जो लोग वहाँ पर प्रताड़ित हैं उनको यहाँ ला पाएँ। नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोल पाएंगे। परंतु जो मूल बात है, बॉर्डर हमारे पूरे से मानते हैं, वहाँ से जो आने के बाद जो पुलिस, लोकल पुलिस है, वो बंगाल में है, वो झारखंड में है, वो असम में होती थी, अब नहीं, अब बदल गया माहौल वहाँ पर भी। तो वो लोकल पुलिस के साथ, लोकल नेताओं के साथ मिलकर जिस प्रकार से वोट बैंक खड़ा किया गया, जिसका आज वहाँ पर जो कांग्रेस के नेता ने वहाँ पर भाषण में बोला, गुलाम अहमद मीर ने, और कहा कि घुसपैठियों को भी 450 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो दिखता है कि उनके लिए एक वोट बैंक है। सारी खेल तो वोट बैंक की राजनीति की है। और आप जब विदेशी लोगों को अपना वोट बैंक मानेंगे तो समझ लीजिए आप अपने बच्चों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ करें, उनके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ करें। हिंदू मुसलमान के साथ बात की बात है, ये खिलवाड़ करें आप उनके भविष्य के साथ, क्योंकि आज वे घुसपैठिया आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद कर दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? आपके बारे में बोलता हूं कि एक बार भी आवाज बंद कर दीजिए। सैयद जवाद, आपको एक सुझाव दे रहा हूं, कल से शाहीन बाग में जैसे सीए के खिलाफ आपने जिन्ना वाली आजादी के नारे लगाते हुए एक वहां पर जो एक मंच बनाया था, वहां पर जिन्ना वाली आजादी के नारे लगा के फिर मंच सजाइए यूपीपीएससी के लिए। मैं भी आपको, मुझे बुलाइए, मैं भी आऊंगा। अगर आपके शाहीन बाग में मेरे जैसे पत्रकारों को आने की इजाजत हो, अगर वहां पे मेरी लिंचिंग नहीं करवा देंगे तो मैं भी वहां आऊंगा, यूपीपीएससी के छात्रों के लिए आवाज उठाऊंगा। वहां पे शाहीन बाग में एक मंच बनाइए। चलिए मैं आगे एक सेकंड। और जो बांग्लादेश में जब ये सारा सत्ता पलट हो रहा था, तब ये कह रहे थे ऐसा माहौल, इनके कांग्रेस के नेता, बड़े, मैं नाम नहीं लेता, बड़े से बड़ा नेता ये कह रहा था कि हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होगा, यहां पर भी वैसा ही होगा। और वो सत्ता पलट कोई सत्ता राजनीतिक पलट नहीं था, वो सत्ता पलट था इस कारण से जो आप दिख रहा है कि वहाँ पर हमने सेकुलर वर्ड हटाना है, हमने वहाँ पे शरीयत लागू करना है, हमने इस्लामिक राज बनाना है। ये खुले तौर पर भारत में ये नारे लगाए गए थे कि भारत को बांग्लादेश बनाना है। यही चाहते हैं भारत के अंदर कि हम किसी रंग से, ये कह चुके हैं इनकी पार्टी कि हम तो मुस्लिमों की पार्टी है, ये देश के जो संसाधन है उन पर पहला अधिकार मुसलमानों की बात करते हैं। ओके सर, मैं आगे बढ़ता हूं आज के विषय पर। एक बार फिर सैयद जवाद के, मैं तारिक खान जी के पास जा रहा हूं। तारिक खान जी, मैं जो पूरा विषय उठा रहा हूं, ये इसके पीछे कई खबरें हैं जो मेरे, अभी आपने भी बहुत पढ़ी होंगी, आप तो दानिश जो हैं प्रवक्ता हैं, पढ़ते लिखते हैं।
पहली 4 खबरें बता देता हूं, वैसे खबरें बहुत सारी हैं और आज भी कुछ खबरें आई हैं, वो भी बता देता हूं। एक, संथाल परगना, वहां पर आदिवासियों की आबादी लगातार घट रही है। संथाल परगना में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, यह खबर आई थी। दूसरी खबर, आदिवासी घटे मुस्लिम बढ़े, ये डेटा जो है इस पर वहां पर बवाल मचा हुआ है। एक और खबर, मुंबई में खतरे में है हिंदू, क्या सच में हो रही है आबादी कम? ये टिस की रिपोर्ट है, 50 साल का जो डेटा है उसके आधार पर उसने टिस ने, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने। महाराष्ट्र चुनाव के बीच इस रिपोर्ट से हलचल, 2051 तक मुंबई में 51% घटेगी हिंदुओं की आबादी, बढ़ रही है मुस्लिम आबादी। और आज जो खबरें मेरे पास आई हैं, आज जो खबरें हैं उसमें ये खबर ये है कि अभी जो है बिहार में एक बूथ पर 66 वोट जो हैं पोलिंग बूथ पर पकड़े गए हैं, जो दूसरे राज्यों से बुर्के में या अन्य तरह से जो अवैध निवासी थे, घुसपैठिए थे, उनको लेकर आया गया था, उनके वोट डलवाए गए थे, 66 वो पकड़े गए हैं। और आज ही की खबर है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अवैध रूप से रह रहे 13 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार, 6 महीने से वहां छिपे हुए थे। तो क्या आपको नहीं लगता ये डेमोग्राफी चेंज का एक खतरा है देश के सामने? इससे देश को सावधान रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि कन्वर्शन हमारे देश का एक अहम मुद्दा है, लेकिन कौन लोग कन्वर्ट हो रहे हैं और क्या लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे जो आदिवासी का कन्वर्जन है वो स्टेट में, झारखंड में कुछ सालों में पिछले मुस्लिम में 40% है और वही कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में कितना परसेंट है? 6000%। 6000%। तो कन्वर्जन हो रहा है और किस धर्म में हो रहा है, डेमोग्राफिक कैसे चेंज हो रही है, इन सब पे चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, अगर मैं कह रहा हूं कि ये तो साबित हुआ कि मुसलमानों की प्रजनन दर में कमी आई है कंपैरेटिवली, जब हम 94 से कंपेयर करते हैं, कई इंडेक्स ने बताया। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब लोग, हम स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर कर सकते हैं, लोग जाते हैं अदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रहने के लिए, उसकी वजह से अगर स्टेट के हिसाब से डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो वो अलग की बात है। लेकिन अगर आप इसको रिलीजन के हिसाब से देखेंगे तो वो एक अलग बात है। जैसे महाराष्ट्र ले लीजिए आप, उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग महाराष्ट्र में काम करने जाते हैं, जिसमें मुझे लगता है मुसलमान और हिंदू का रेशियो 50-50 होगा। अब इस हिसाब से किसी भी स्टेट का डेमोग्राफिक चेंज हो सकता है। 2020 में, एक 5-10 सेकंड में अपनी बात कह दूं, 2020 में अनिल अग्रवाल बीजेपी के एमपी लोकसभा में पूछते हैं मिनिस्टर नित्यानंद राय से कि कितने घुसपैठ हुए बांग्लादेश से हमारे देश में। तो जो उनका जवाब आया था 2020 में वो था 1,10,000। उसी टाइम पर दिलीप घोष का जो क्लेम था, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष थे, मैं बता रहा हूं कितना डिफरेंस है सरकारी आंकड़े में और बीजेपी के फर्जी ड्रामेबाजी। जो दिलीप घोष ने कहा था, वो कहा था कि सिर्फ बंगाल में 1 करोड़ और भारत भर में 2 करोड़ घुसपैठ। ये आंकड़ा है। अब एक सवाल और बनता है, बीएसएफ तो हमारे कंट्रोल में। अच्छा, बीएसएफ को कंट्रोल समाजवादी पार्टी करती है। जैसे अभी हम फोन करें, हेलो हेड ऑफ द बीएसएफ, क्या कर रहे हो? वो कहेगा यस सर, विल सैल्यूट यू। उसको गवर्न समाजवादी पार्टी कार्यालय से किया जाता है। दे वर्क अकॉर्डिंग टू। सच्ची, ये तो मुझे जानकारी, ये आपने नहीं जानकारी दी देश को। आप जान लीजिए, वो भारत सरकार के अधीन नहीं आती है। पिछले 2017, 18, 19, 20 बीएसएफ खुद कह रहा है कि 6,500 लोग वहां से यहां आए। आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं। क्या बंगाल गवर्नमेंट बीएसएफ को रोकती है या उनसे आप लोगों का टाई अप है? अगर नहीं है तो आसाम में क्या हो रहा है? क्या आसाम में आपकी सरकार आने के बाद इस तरीके की चीजें बंद हो गई? इसका मतलब यह है कि यह सिस्टमैटिक एरर है जो इररिस्पेक्टिव है गवर्नमेंट। समझ लीजिए आप, यह सिस्टमैटिक एरर है। घुसपैठ एक गंभीर मसला है, खत्म होना चाहिए, बंद कर एकदम, कोई ना आए भारत में। और जो आप प्राविधान बनाना चाहते हैं कि वो लोग आ जाए, वो भी ठीक है, आप करिए। कि जो लोग माइनॉरिटी थे दूसरे थे, सब ठीक है, आप कानूनी तरीके से उसको कानून लेके आइए। लेकिन मैं कह रहा हूं, क्या ये सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है जब बीजेपी की सरकार होने के बाद भी आसाम से आते हैं और बंगाल से आ रहे हैं? बीएसएफ समाजवादी के कंट्रोल में नहीं है, कांग्रेस के कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अबे भाई रोकिए। 10 अभी आपने कहा कांग्रेस लुटवा रही थी, यही तो कहते हैं ना, आ जाओ सब लोग भारत में बाहर आओ। ठीक है, 10 साल से तो आप रोक दिया, स्टॉप लगा दिया एकदम।
तो इसका मतलब यह है कि यह सिस्टमैटिक फेलियर ठीक है। एक सिस्टम बना हुआ है जिसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। आसाम और बंगाल में दो ठीक है। डिफरेंट असम में नहीं हो रहा। गवर्नमेंट्स का उदाहरण है, एक विपक्ष का है, एक पक्ष का है। उस सिस्टमैटिक ओके। एरर को पकड़ने की ठीक है। जरूरत है, ठीक उसके है। बजाय आप टारगेट ना करें, सिस्टमैटिक एरर ठीक है। को पकड़ें। ओके रोकें। ओके, सिस्टमेटिक एरर की आपने बात की, मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा इस पर आऊंगा, लेकिन आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करेंगे पहले। सिस्टमेटिक एरर है, इसमें कोई दौरा नहीं है, मैं भी कह रहा हूं, ओपनली कह रहा हूं सिस्टमेटिक एरर है। लेकिन मैं फिर सवाल जो है, जो मेरे जो जेन्युइन सवाल हैं, मैं उन सवालों पर आऊंगा। उससे पहले आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। 10 साल से तो आपकी सरकार है, बिल्कुल सिस्टमेटिक एरर क्यों हो बिल्कुल रहा है? ठीक बात है, परंतु एक बात ध्यान कर लेना चाहिए, जितनी कड़ाई से असम की सरकार ने एक्शंस लिए हैं और वहाँ पर अब इन्फिल्ट्रेटर को कोई पनाह नहीं मिलती, कोई बस्ती नहीं दे जाता, उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड नहीं बनते अब। हम बंगाल में हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, झारखंड में हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिएगा, पिछले 3 साल में असम में बिल्कुल 0% टॉलरेंस है इन्फिल्ट्रेटर को लेकर, घुसपैठी को लेकर। परंतु आपको सबसे लेना देना नहीं। आपने अभी कहा कि जो लोग आए हैं वो उनके कारण से कोई बदल नहीं हो रहा। अरे भैया, सबके सब लोग तो, आप भी तो बदले थे ना कुछ साल पहले तक, पर सबने कबूल कर लिया आपको। आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले औरंगजेब की तलवार के नीचे बदल गए थे। अब तो दिक्कत नहीं है, मान लिया हमने आपको देश का हिस्सा माना हुआ है, सबने देश का हिस्सा माना हुआ है। परंतु ये जो आ रहे हैं, ये हमारे रिसोर्सेज पे अटैक नहीं करते, सिर्फ ये कट्टरवाद को बढ़ाते हैं और जो बाकी यहाँ पर है उनके बीच में कट्टरवाद की बात लाते हैं। ये इस्लाम के ब्रदरहुड के नाम पे इकट्ठे हो जाते हैं, पैलेस्टीन के नाम पर पार्लियामेंट के अंदर शपथ लेते हैं। ये है फ़र्क। ये जो प्रेशर बन रहा है ना, ये प्रेशर ठीक नहीं है देश के लिए, भारत के लिए ठीक नहीं है। पैलेस्टीन प्यारा है, बांग्लादेश प्यारा नहीं है। पैलेस्टीन प्यारा है, जो कनाडा में हो रहा है हिंदुओं के साथ, वो नहीं दिखता किसी को भी, परंतु लेकिन चश्मा पहना हुआ है। लेकिन एक चीज जो तारिक खान जी आपने कही, मैं उसका कुछ काउंटर बिंदु रखूंगा, फिर उसके बाद आपके पास दोबारा आऊंगा। जो आपने कहा महाराष्ट्र के संबंध में, और जो बाकी जो आपने कहा कि भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो झारखंड के अंदर जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें मुस्लिम कम है, ईसाई ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक बात है, आदिवासियों के बीच ये एक बड़ी बात है। लेकिन मैं जो घुसपैठियों की बात कर रहा हूं उसमें मुस्लिम आबादी, और ये मैं फिर कह रहा हूं, आप तो दानिश्वर हैं, आपने ज़रूर टिस की रिपोर्ट पढ़ी होगी। इस टिस की रिपोर्ट जो है, जो मुंबई के संदर्भ में, वो ये नहीं है कि दूसरे राज्यों से लोग आकर वहां बस रहे हैं इसलिए डेमोग्राफी चेंज होने वाला है मुंबई का, इसलिए नहीं, बल्कि ये घुसपैठिए आ रहे हैं इसलिए। टिस की रिपोर्ट जो है वो ये कहती है 2051 तक महाराष्ट्र के मुंबई में हिंदुओं की संख्या 51% तक कम हो जाएगी, वहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तादाद बढ़ेगी। वो ये नहीं कह रहा कि उत्तर प्रदेश बिहार से आने वाले मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी, वो कह रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तादाद बढ़ेगी। रिपोर्ट में यह अंदेशा जताया गया है कि 51% हिंदू आबादी कम होगी। कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के लिए अवैध अप्रवासियों का इस्तेमाल कर रही हैं और इसलिए अवैध अप्रवासी फेक वोटर आई कार्ड जो है वो बरामद कर रहे हैं। 1961 में हिंदुओं की आबादी 88% थी, 2011 में घटकर 66% रह गई, जबकि मुस्लिम आबादी 1961 में 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई। अब मेरा सवाल, मैं फिर कह रहा हूं सिस्टमेटिक फेलियर है, उसके लिए आरपी सिंह जी और इनकी सरकार से सवाल जवाब होने चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं सिस्टमेटिक फेलियर यहां पर है, लेकिन जब वो आ जाते हैं, अभी तो 2 दिन पहले एनआईए ने जो है छापेमारी करी और उस छापेमारी में जो पता चला वो ये कि ये अवैध घुसपैठिए जो हैं इनका संबंध अलकायदा से है। इन्होंने वोटर आईडी कार्ड मशीन बना रखी है, इन्होंने सब कुछ झारखंड में पूरा का पूरा ये इनका पूरा सिंडिकेट काम करता है। और फिर उसके बाद फिर ये फतवे आते हैं, सुनिए ना पूरी बात हो जाए, फिर उसके बाद ये फतवे आते हैं जिन फतवों में खास तौर पर लिखा जाता है कि बांग्लादेश की घुसपैठियों के नाम पर जो है डराने का काम चल रहा है। तो ये लिंक तो जुड़ता है ना, बोलिए। अच्छा एक बात बता, एक आदमी जिसके पास कई आइडेंटिटी है, वो हिंदू या मुसलमान कुछ भी है, सारी आइडेंटिटी है, या मैं कहता हूं वोटर आईडी है या आधार है, और वो इंडिया में आ गया, तो उसकी पहचान कैसे करें? पहचान कैसे करें? ये घुसपैठिए जो शब्द यूज हो रहा है, किसको कहा जा रहा है? इसको डिफाइन करना चाहिए। आप किसको कह रहे हैं? और वो डिफाइंड लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गुलाम अहमद मीर से पूछो ना किसको कह रहे हैं। 66 से 71 के बीच में वो गुलाम तारिक खान गुलाम अहमद मीर से पूछो, उसका जवाब गुलाम अहमद मीर से बोलो ना, देगा आपको। जिससे अगर घुसपैठिए शब्द उसने इस्तेमाल किया,
हम जैसे उनको सुविधा देंगे। आपने अभी कहा, अशोक भाई मैं बोल के चुप हो जाऊंगा, आपने कहा कि घुसपैठिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो। मेरा तो सवाल वही है कि वोट बैंक बना कैसे? वोट आया ना, तो आया उधर से भी जहां बीजेपी सरकार है और नॉन बीजेपी सरकार है। तो सवाल जो है, सवाल के घेरे में सभी लोग आते हैं। पहली बात एग्जैक्टली, बिल्कुल और ठीक आपने कहा। क्या घुसपैठ सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल। नेपाल से कितने लोग भारत आते हैं? ये भी सवाल अनिल अग्रवाल ने पूछा था नित्यानंद राय से ही। क्या उसको भी घुसपैठ कहा जाएगा या फ्रेंडली रिलेशन कहा जाएगा पाकिस्तान के साथ? मुझे कोई इशू नहीं है, सब लोग आए। हमारे बहुत फ्री ट्रेड एरिया है कंट्रीज से, नेपाल के साथ बहुत अच्छे संबंध है, हम आते जाते, मैं खुद बॉर्डर एरिया पे रहता हूं। मगर मैं ये कह रहा हूं कि इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा? ऐसे जो हमारा डिस्कशन है बहुत बड़ा होगा। कौन घुसपैठिया, हिंदू है या मुसलमान है, या सभी मुसलमान घुसपैठिया कह दिया जाए तो तारिक खान भी घुसपैठिया पे। हमारे दादा के परदादा जो कि पहले पूर्वज हिंदू थे, यही रहते हैं, यही जले यही गड़े। मैं दोनों कह रहा हूं, यही जले यही गड़े। तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे सर? हम जो लोग यहाँ आ चुके, दो चीजें, अरे आप अशोक भाई क्या कर रहे हैं? आप दो चीजें मिला रहे हैं। मैं तो आपको कहा कि आपका सवाल है, आप हालांकि औरंगजेब की मुझे 5 सेकंड तलवार के नीचे आप बदले, फिर भी मंजूर है। परंतु जो आज आ रहा है वो किस मंशा से आ रहा है, वो किस आतंकी संगठन से मिला हुआ है, उसके बारे में चर्चा करने की बात है। और आप उसके साथ हिंदू बुला रहे हैं। आप 5 सेकंड हिंदू वहां पे बरताने जा रहा है बांग्लादेश के अंदर, हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुप जाऊंगा। इस कौन के लोगों को आतंकवादी बताया जा रहा है वहां पर। आप कह रहे हैं कि वो आ रहा है, गलत आ रहा है। मैं 5 सेकंड नहीं 50 सेकंड दूंगा, लेकिन छोटे ब्रेक के बाद। लेकिन आपने जो गड़बड़ करी, आप वो सबको जो मिक्स कर रहे हैं वो सही बात है। जानकर नहीं, मैं रोका नहीं आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कल को आप ये कहें कि अशोक श्रीवास्तव अपनी डिबेट में बोलने नहीं देते। लेकिन जब आप मिक्स कर रहे थे तभी मैं समझ रहा था कि आप, और आप जब घुसपैठियों की, मतलब आप जैसा दानिश व्यक्ति घुसपैठियों की परिभाषा तय करने की बात कर रहा है। अरे घुसपैठियों की परिभाषा क्या है, ये तो दुनिया को मालूम है। घुसपैठियों की और अवैध रूप से जो आ गया, अब वो घुसपैठिया नहीं तो उसको क्या कहेंगे? उसको ये तो समझने की जरूरत है। और सवाल है, नहीं, नेपाल से भी आए और अगर भारत का वोटर आईडी कार्ड बना ले तो वो भी घुसपैठिया है। अगर आधार कार्ड बना ले वो भी घुसपैठिया है। और जो घुसपैठिया है वो घुसपैठिया है। लेकिन जो डेटा बताते हैं, नेपाल से आने वाले वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाते, लेकिन बांग्लादेश से आने वाले, रोहिंग्या से आने वाले, उनके वोटर आईडी कार्ड बनवाए जाते हैं और फिर उनके नाम पे फतवे निकाले जाते हैं और उसके बाद वोट जिहाद किया जाता है। इस सच को समझिए, इस सच को स्वीकारिए, इसको गड़बड़ मत कीजिए। मैं आ रहा हूं मेरे साथ। एक बात जोड़ दूं, उनको आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि नकली वोटर है, नकली है, इसलिए इनको डराकर उनका उपयोग किया जाता है आतंकी गतिविधियों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मोहम्मद अफजाल जी के पास आऊंगा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये सवाल, ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, और ये जो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं, क्योंकि बार बार जब घुसपैठियों की बात करो तो भारत में रहने वाली पॉलिटिकल पार्टी की, ये देखो जी, एक मजहब के ऊपर हमला किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सवाल मुसलमानों का नहीं है, सवाल बाहर से आने वाले अवैध घुसपैठियों का है। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं खतरे में संविधान, घुसपैठियों से सावधान। क्योंकि बांग्लादेश में संविधान खतरे में आया है, क्योंकि बांग्लादेश में वहां पर जो है संविधान से सेकुलर शब्द निकाल करके उसको इस्लामी मुल्क बनाने की तैयारी चल रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो छिपे नहीं है, पिछले 2-3 महीने से लगातार जारी है। और इधर भारत में जिस तरह से चुनावों में घुसपैठ का एक मुद्दा बना हुआ है, झारखंड में, महाराष्ट्र में, और उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि घुसपैठियों से सावधान रहने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर घुसपैठिए डेमोग्राफी चेंज करेंगे तो डेमोक्रेसी पे खतरा आएगा, और डेमोक्रेसी पे खतरा आएगा तो ना भारत में भी संविधान बचेगा ना सेकुलरिज्म बचेगा। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफजल मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से मेरे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद अफजल जी, इस पूरे इशू को आप जैसे लोग किस तरह से देखते हैं, कैसे इसको टैकल करना चाहिए? क्योंकि जब कभी घुसपैठियों की बात होती है, और इसमें फिर कह रहा हूं कि घुसपैठियों को निकालना इस देश की प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन जब कभी घुसपैठियों की बात होती है तो कहा जाता है भाई ये मुसलमानों के खिलाफ जो है एक मोर्चा खोल रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया शोभ भाई। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सैयद जवाद जी जो फरमा रहे थे, देखिए ये इनका नहीं, इनका अकेला इनका नहीं है सिस्टम, ये इनकी पूरी पार्टी का कल्चर है। जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है उसके आज़ादी से लेकर अब तक जो इनके पुरखे जो अंग्रेज जो थे जिन्होंने फूट डाला और शासन करो वाली सिस्टम को अपनाया था, इस देश के अंदर फूट डाला और शासन किया, इन लोगों ने भी आज भी वही कर रहे हैं कि आज हमारे देश के अंदर जहां एकता होनी चाहिए। देखिए इनकी नीति हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग नाम लेते हैं। देखिए आज मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और अपनी भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि उन लोगों की जो नीति है वो जितने भी आज तक जितनी भी नीति है और जितने भी उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, जितने भी योजनाएं बनाई हैं, वो सारी योजनाएं संपूर्ण देशवासियों के लिए है। कोई इस बात को चैलेंज करे, इनमें से जितने भी पैनल के अंदर बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर गैस सिलेंडर मिला था तो पूरे देशवासियों को मिला था। अगर मकान की योजना, जो नए मकान बनाने की योजना जो प्रधानमंत्री योजना थी, वो मिला तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को मिला। नहीं ठीक है, तो घुसपैठियों को लेकर आप क्या कहेंगे? घुसपैठियों को लेकर वोट जिहाद जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये जो है ना, ये जो इन लोगों ने, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि कल्चर जो है, ये कांग्रेस का कल्चर ये है कि अपने देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर बांटो और उनको वोटों में तब्दील करो। इनके ये सिस्टम रहा है हमेशा, आज ही नहीं है, हमेशा ये रहा है। अगर ये, मुझे अफसोस है कि अगर ये जवाद जी को, सैयद जवाद जी अगर ये कह देते कि गुलाम अहमद मीर ने जो बात कही है वो उनकी अपना वक्तव्य है, भारतीय कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य नहीं है, तो मुझे कम से कम मेरे दिल को थोड़ा सुकून हो जाता। लेकिन इन लोगों ने ये कहने का भी इनके पास ताकत नहीं है। और आप देखिए इस घुसपैठियों की जिस बात की बात आ रही है, जिसके ऊपर हमारी बातचीत चल रही है और जिस चीज को आज मुद्दा बना हुआ है, घुसपैठिए, उसका नाम हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता। घुसपैठिए जो हमारे देश के अंदर घुसा है और जो हमारे देश का निवासी नहीं है, और हमारे देश का निवासी नहीं है और उसने हमारे देश के संसाधनों पे कब्जा कर रहा है, उसको यूज करना चाहता है। आप वो हमारा ना तो वो मेहमान है ना हमारा परिवार का हिस्सा है, और वो हमारे परिवार के हक को मारता है, हमारे लोगों का हक मारता है, देश के लोगों का हक मारता है। उसमें हिंदू और मुसलमान की बात मैं नहीं मानता। मैं हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, भारतीय मानता हूँ। उनके हक को अगर कोई भी छीनेगा, ओके सर, हिंदू हमारे देश सैयद जवाद, हिंदू मुसलमान, हमारे संसाधनों पे कब्जा किया जा रहा है। ओके सर, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। और बहुत सारे मुसलमान ऐसा मानते हैं, मोहम्मद अफजल जैसे उन लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं, घुसपैठी है तो घुसपैठी है, उसकी तरह उसको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए। और एक मिनट सर, एक मिनट सैयद जवाद, वो कह रहे हैं कि अगर आप, हालांकि मैं नहीं कह सका, आप गुलाम मीर साहब का बयान को आप काट नहीं सकते थे, वो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं आता, लेकिन इतना तो कह सकते थे कि भाई मैं उनके बयान के साथ नहीं हूं, घुसपैठियों को कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। आप पूरे प्रोग्राम के शुरू से उस बयान को डिफेंड कर रहे थे, उसका इंटरप्रिटेशन करने की बात कर रहे थे। ये बात मोहम्मद अफजल जैसे लोगों को भी खलती है भाई। देखिए, दो बातें मैं स्पष्ट कह दूं, घुसपैठियों के माध्यम से कह दूं तो अभी आपने भी इस चीज को माना
कि हाँ सरकार का फेलियर है, नाकामयाबी है और सरकार नाकामयाब सरकार है, घुसपैठियों को रोक नहीं पा रही। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में और भी अच्छे चेहरे हैं, उनको हो सकता पोजीशन देना चाहिए, हो सकता उनको भी प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, जैसे राजनाथ सिंह हो गए, नितिन गडकरी साहब हो गए, और तमाम लोगों को स्टेज देना चाहिए। 10 साल के अंदर घुसपैठिए रोकने में सरकार नाकामयाब साबित हुई है, और भी लोगों को मौका देना चाहिए। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में और भी काबिल लोग होंगे। ये तो गुलाम अहमद मीर के बयान का खंडन करेंगे या नहीं करेंगे? अरे गुलाम अहमद मीर के बयान का खंडन करेंगे नहीं करेंगे? इसे आपके पार्टी आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। सवाल अपनी जगह पर है। अहमद मीर सवाल के आप बयान का जवाब नहीं खंडन देते। करेंगे, घुसपैठियों को रियायती सिलेंडर देंगे। अरे भाई क्या नाराजगी है आप लोगों को? मेरी ये नहीं समझ आता नितिन गडकरी से क्या नाराजगी है आप लोगों को? राजनाथ सिंह से क्या नाराजगी है भाई? एक एक करके मोहम्मद अफजल रुकिए, मोहम्मद अफजल रुकिए, मोहम्मद अफजल रुकिए, एक मिनट, मोहम्मद अफजल रुकिए, मोहम्मद अफजल जी रुकिए एक मिनट, मोहम्मद अफजल जी रुकिए एक मिनट, मोहम्मद अफजल जी रुकिए, मोहम्मद अफजल जी की आवाज बंद कर दीजिए, मोहम्मद अफजल जी की आवाज बंद कर दीजिए, बंद कीजिए मोहम्मद अफजल जी की आवाज। देखिए सैयद जवाद, आप एक मिनट सैयद जवाद, एक मिनट सैयद जवाद, आप बार बार ना, मैं बार बार कहता हूं और मैं बार बार मैं कहता हूं कि आप बार बार अपने आप को एक्सपोज करते हो सर। आपसे शुरू से डिबेट खत्म होने का वक्त आ गया, आपसे एक बार नहीं कहा गया कि भैया ये जो कांग्रेस नेता का बयान है, ये बयान के साथ मैं नहीं हूं, मेरे जैसे मुसलमान नहीं है, हम लोग देश के लिए खड़े हैं, घुसपैठियों के लिए नहीं खड़े। और दिक्कत यहीं से शुरू होती है और इसीलिए फतवे मुझे ध्यान आते हैं और इसीलिए मुझे लगता है वो फतवे निकालने वाले भी आप जैसे लोग होते हैं जिनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और ये देश को देखना चाहिए, ये देश को देखना चाहिए। आज की डिबेट जिस पॉइंट से शुरू हुई थी उस पॉइंट पे खत्म होने को आ गई, लेकिन सैयद जवाद के मुंह से एक बार नहीं निकला कि ये कांग्रेस नेता और राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हुई अभी तक। राहुल गांधी के मुंह से एक बार नहीं निकला कि भाई ये बयान गलत है, हम इसका खंडन करते हैं। ना राहुल गांधी बोलेंगे ना सैयद जवाद बोलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं ये इनके लिए वोट जिहाद है, इसीलिए मैं बोलता हूं ये लोग वोट जिहाद के माध्यम से फतवे जारी करके देश की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। बोले सैयद जवाद। देश के प्रधानमंत्री मुझे पक्ष के साथ कहने के चुनावी सभा में झूठ बोलते हैं करके। अरे गुस्सा होने से पहले जरा बयान का खंडन कर दीजिए ना। सुनिए, सैयद जवाद की रगों में सैयद जवाद के चेहरे कैसे तमतमा जाते हैं बीच बीच में, लेकिन सैयद जवाद लेकिन घुसपैठियों का नाम सुनकर सैयद जवाद के चेहरे पे तमतमाहट नहीं आती। आराम से जब आप तेज बोलने लगते हैं ना, अरे जब आप तेज बोलने लगते हैं तो स्पष्टता चली जाती है। आराम से बोलिए, घुसपैठियों के खिलाफ कुछ बोलिए। सुनिए, हम घुसपैठियों के खिलाफ ही हैं जो जानबूझ करके चोरी से छुपे से आ जाते हैं। गुलाम अहमद मीर का बयान गलत है। गुलाम अहमद मीर का बयान गलत है। पहले प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला, उसका खंडन करिए। गुलाम अहमद मीर का बयान गलत है। घुसपैठियों को सस्ते दर पर सिलेंडर देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? प्रधानमंत्री जी झूठ बोल, घुसपैठियों को सस्ते दर पर सिलेंडर देने चाहिए नहीं देने चाहिए? दूसरी बार, भारतीय जनता बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता घुसपैठियों को सस्ते दर पर सिलेंडर देने चाहिए नहीं? तीसरी बार, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। घुसपैठियों को सस्ते दर पर सिलेंडर देने चाहिए नहीं? चौथी बार, आप जवाब सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते? 4 बार पूछा, बताइए ना। पहले ये बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार घुसपैठियों को सस्ते दर पर सिलेंडर देने चाहिए नहीं? 5वीं बार, 5वीं बार। ओके, चलिए ब्रेक का वक्त हो गया। मैंने सैयद जवाद को बहुत मौका दिया और जैसे राहुल गांधी का पास आज पूरा दिन था, कांग्रेस पार्टी के पास आज पूरा दिन था, वो गुलाम मोहम्मद मीर की बयान का खंडन कर सकती थी, लेकिन फिर कह रहा हूं वो घुसपैठियों को लेकर जो कुछ बोला गया वो कांग्रेस की एक रणनीति है कि चुपके से एक शिगुफा उछाल दो कि भाई घुसपैठियों को भी मैसेज दे दो कि फतवा तुम्हारे लिए जारी किया गया, वोट जिहाद तुम्हें हमारे लिए करना है। वो घुसपैठियों को चुपके से गुलाम मोहम्मद मीर ने एक मैसेज दे दिया और इसीलिए राहुल गांधी नहीं बोले, कांग्रेस पार्टी नहीं बोली। सैयद जवाद डिबेट शुरू हुई, खत्म होने को आ गई, एक शब्द नहीं बोले। ये चीजें देश के सामने दो टूक लानी जरूरी थी और इसीलिए आज मैंने इस विषय पर चर्चा की है। एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कट। मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेंगे आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। ये सोलर पावर बन गया। फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना रहे हैं। फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डीकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। NTPC Green, a wholly owned subsidiary of NTPC Limited, brightening India's tomorrow with green watts. अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं घुसपैठियों से सावधान, खतरे में संविधान। तारिक खान जी, आपने 5 सेकंड मांगे थे, 5 सेकंड आपके और 30 सेकंड मेरे एक सवाल का जवाब। आपको लगता है जो गुलाम अहमद मीर का बयान था वो गलत बयान है? देखिए भाई, अब सीधी सी बात है। देखिए, सिलेंडर किसी को तो दिए नहीं जा सकते। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, जिसके पास कोई कागज होगा, अब अगर उस कागज को चैलेंज करना है तो किसी के भी आदमी को कागज को चैलेंज किया जा सकता है, और जिसके लिए तमाम प्रक्रिया में है चीजें NRC और CA, तो वो तो पैन इंडिया लागू होगी। लेकिन अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको क्या दिया जाता है क्या नहीं दिया जाता है वो अलग की बात है, मगर इस तरीके से किसी को ब्लेम करना ये गलत बात है। और एक बात, नहीं, घुसपैठियों को सिलेंडर देना गलत है ना? घुसपैठियों को कोई भी सुविधा देना गलत है ना? ऐसे कहता हूं, जो भारत का नागरिक नहीं है उसको सुविधा देना गलत है। ये अधिकार भारतीय नागरिकों का है और इसको निहित करना चाहिए राज्य सरकारों को कि वो भारतीय नागरिकों तक सीमित रहे। प्रति राज्य की ये जिम्मेदारी है और BSF की ये जिम्मेदारी है कि अगर लोग उधर से आ रहे हैं तो भाई उसको रोकिए। ठीक है, 5 सेकंड आखिरी। हाँ, 5 सेकंड आखिरी जी, बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिनके, अगर कोई किसी के पास भारतीय डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको यहाँ के रिसोर्सेस का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की वक्त वक्त पे गाइडलाइंस आई है उसके हिसाब से उन लोगों को वो अधिकार मिलने चाहिए। अगर नहीं है तो ये राज्यों की जिम्मेदारी है, किसी के सरकार की जिम्मेदारी। मैं कह रहा हूं अगर डॉक्यूमेंट है तो उन डॉक्यूमेंट की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए। ये बात NIA के छापे में बात सामने आई है। तो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं तब भी उन डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि घुसपैठियों ने इस तरह के डॉक्यूमेंट बना रखे हैं। आखिरी वर्ड आपका RP सिंह जी। विवेक देवराय ने भारत के संविधान को बदलने के लिए बात कही थी, आज तक माफी मांगी इन्होंने। विवेक देवराय के आप RP सिंह जी बोलिए, आप कहाँ वो विषय पे नहीं बोलेंगे, वो अभी किसी और विषय पे चले जाएंगे। बात है कि बात ये नहीं कि सिलेंडर दिया जाएगा नहीं जाएगा, कागज चेक होंगे नहीं होंगे। मैसेज क्या दे रहे हैं आप घुसपैठियों को मैसेज नहीं दे रहे। मैंने कहा ना, वे अपने आप को मुस्लिम पार्टी घोषित कर चुके हैं एक किस्म से, और इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। वो इशारा करते हैं, वो टारगेट कर कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं,
जो सरकार का प्रधानमंत्री कह सकता है कि देश के रिसोर्सेज पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, ये सिलेंडर तो छोटी सी बात है, ये पूरी की पूरी डीएनए चले आ रहा है, सोच हुई चली आ रही है। ओके, चलिए, तुष्टीकरण की राजनीति है, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति एक स्टेप और फर्दर आगे चली गई है। अब तक तुष्टीकरण एक समुदाय का होता था, एक संप्रदाय का होता था, लेकिन अब तुष्टीकरण जो है उसमें घुसपैठिए भी शामिल हो गए। ये कांग्रेस की नई रणनीति है जो इस चुनाव में सामने आई है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।